नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम लोग जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हमारा जो डिस्कशन का माध्यम है वह वन लाइनर फॉर्मेट में है। आगे चल करके हम लोग जो है डिस्क्रिप्टिव माध्यम में या फिर यूँ कहिए तो डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। अभी तक हमने वन लाइनर फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को और राष्ट्रीय घटनाक्रमों को डिस्कस कर लिया है। आज के डिस्कशन में हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में ही। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वही छोटी सी बात कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट जो है या फिर अपने सुझाव जो है हमें कमेंट के रूप में देते रहिएगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है वह है अंक टाट के बारे में। तो इसके पहले कि इस पॉइंट को हम लोग देखें, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं अंक टाट के बारे में। देखिए, इसकी आइए स्लाइड पे चलते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए, अंक टाट का पूरा नाम है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी या फिर इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के विकास के अनुकूलन विश्व अर्थव्यवस्था में उनको सपोर्ट करना या फिर उनको बढ़ावा देना है। इसके द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं। इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा अपने। देखिए, अंकटाट के द्वारा व्यापार और विकास पर रिपोर्ट या फिर ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट या विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट या लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और सूचना एवं अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट या टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और साथ ही साथ कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट या वस्तु और विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंकटाट के द्वारा। मुख्य रूप से इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि व्यापार और विकास रिपोर्ट या फिर ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट जो है, यह तीनों अंकटाट के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को अनुकूलन प्रदान करते हुए उनको वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मिलाना है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और यह जो है एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने बुक की तरफ। यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है कि अंकटाट की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में रखा गया। तो अंकटाट के द्वारा अपने जिनेवा में हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग के दौरान जो है दक्षिण कोरिया को विकासशील देश की सूची से हटाते हुए विकसित देश की सूची में डाल दिया गया है। दरअसल अपनी स्थापना यानी कि 1964 के बाद से ही यह पहली बार हुआ है जब अंकटाट ने अपने किसी सदस्य देश को विकासशील देश की कैटेगरी से हटाते हुए विकसित देश की कैटेगरी में प्रमोट किया है। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून 2021 को कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। तो यह राहत पैकेज था 16.29 लाख करोड़ का। नेक्स्ट कि हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की। तो गूगल और जियो मिलकर के 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन को बना रहे हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बनी है। तो ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली भारत की पहली ऊर्जा कंपनी बनी है एनटीपीसी। अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों के अंतर्गत एनटीपीसी ने तय किया है कि वह 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगी या फिर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है एनटीपीसी के द्वारा 2023 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस या फिर रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को। विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों तथा महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए मदद हेतु
राज्य की किस योजना को 125 मिलियन डॉलर की मदद प्रदान की है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा केरल के रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम को जो है 125 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से केरल राज्य अपने यहाँ आने वाले आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभाव और महामारी के खिलाफ अपनी तैयारी को सुनिश्चित करेगा। अगला है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी, जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैक के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो L&T को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर की मान्यता प्रदान की है स्नोफ्लैक ने, जो कि एक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी है। नेक्स्ट कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंशियल बैंक स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक या PMC के अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? तो RBI के द्वारा CFSL या फिर सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को PMC के अधिग्रहण को लेकर के मंजूरी प्रदान की गई है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि LIC कार्ड सर्विसेज या LIC CSL ने हाल ही में रुपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से किस नाम से एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया? तो LIC के द्वारा IDBI बैंक के सहयोग से एक शगुन नामक रुपे कार्ड लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से लोग उपहार आदि वगैरह कैशलेस तरीके से दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट और अगला देखते हैं हम लोग। 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस या फिर यूनाइटेड नेशन MSME डे या फिर UN MSME डे कब मनाया जाता है? 27 जून को। इस वर्ष यानी 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन MSME डे की जो थीम थी वह थी MSME एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। नेक्स्ट है कि ये शगुन से संबंधित ही तथ्य है, इसको हटा दीजिए, अभी यहाँ पर अलग जगह पे प्रिंट हो गया है। कर प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत ने जून 2021 में किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स की पहल की शुरुआत की? तो भारत ने भूटान के साथ जून 2021 में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को 484 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर जो है ADB यानी कि एशिया विकास बैंक के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जिसमें ADB द्वारा 484 मिलियन डॉलर का ऋण दिया जाएगा भारत सरकार को। हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया? तो आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। दरअसल वो RBI की जो स्कीम थी ना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो तरलीकरण या फिर यूँ कहते हैं लिक्विडिटी की जो योजना थी, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का RBI ने लॉन्च किया था। उसी योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंक ये बिजनेस लोन प्रदान कर रहे हैं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित व्यापार या बिजनेसेस हैं उनके लिए। ठीक है, उसी में से एक है यह स्टेट बैंक का आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्कीम। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार का GDP के अनुपात में कर्ज मार्च 2021 तक 14 वर्षों में सर्वाधिक कितना प्रतिशत पहुंच गया? तो मार्च 2021 तक GDP की तुलना में भारत सरकार का कर्ज जो है वह 58.8% पहुँच गया है। अच्छा, FRBM में कितना तय किया गया है कि GDP की तुलना में अधिकतम कर्ज कितना हो सकता है? देखिए, FRBM के तहत GDP की तुलना में जो अधिकतम कर्ज की सीमा निर्धारित की गई है वह 60% निर्धारित की गई है। ठीक है, FRBM एक्ट 2003 में जो आया था, राजकोषीय नीति को जो है संचालित, वो क्या कहते हैं, स्थायित्व प्रदान करने के लिए राजकोषीय नीति से संबंधित जो FRBM एक्ट आया था, याद है कि नहीं? ना याद हो तो उसको देख लीजिएगा एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है। और NK सिन्हा कमेटी के बारे में भी है, उनकी रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें जून 2021 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का
सदस्य नामित किया गया। तो मुंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि पूर्व में योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, इनको वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा जो है एक उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत 51वें स्थान पर है। नेक्स्ट कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद जून 2021 के प्रथम सप्ताह में 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली तीसरी IT फर्म बनी है। तो 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली तीसरी IT फर्म जो है वह विप्रो बनी है। पहली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS थी और दूसरी थी इन्फोसिस। केंद्र सरकार ने कब से स्वर्णाभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी। तो केंद्र सरकार के द्वारा हॉल मार्किंग को अनिवार्य किया गया 1 जून 2021 से सभी सोने के आभूषणों पर। नेक्स्ट, अंकटाड द्वारा हाल ही में जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स इंडेक्स B2C इंडेक्स भी इसको बोला जाता है, B2C इंडेक्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसको कौन जारी कर किया, अंकटाड ने जारी किया। तो अब बताइए कि अंकटाड के द्वारा जारी B2C ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो इसमें भारत की रैंकिंग रही 71वीं B2C इंडेक्स में, B2C ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट है कि राइटर्स द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2020 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। पहला कौन है, ज़रा कमेंट करके बताइए। तो हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्थान की स्थापना की। तो गोवा राज्य सरकार के द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर गिफ्ट की स्थापना की गई, जिसका अर्थ है, पूरा नाम है गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। गिफ्ट सिटी गुजरात में है। नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में हाल ही में किन 2 बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश कर दी है। तो नीति आयोग के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश कर दी गई है। नेक्स्ट है कि निजी क्षेत्र की किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन को तटस्थ करने की अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है। तो HDFC बैंक के द्वारा जो है 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई गई है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि जून 2021 में भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन के मदद कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत के MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन के मदद के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगला है कि 4 जून 2021 को RBI द्वारा, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा इसको, 4 जून 2021 को RBI द्वारा प्रस्तुत मौद्रिक नीति आकलन में वित्त वर्ष 2022 के लिए GDP का पूर्वानुमान किया गया है। तो RBI द्वारा जो मौद्रिक नीति का आकलन किया गया जून 2021 में, उसमें 2022 के लिए भारत का GDP का पूर्वानुमान जो है 9.5% या 9.5% बताया गया है। व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत के किस बैंक ने लगातार दूसरी बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। तो भारत के DBS बैंक को लगातार दुनिया में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नए महासचिव के रूप में नियुक्ति की है। तो अंकटाड के नए महासचिव बनी है कोस्टारिका की रेबेका ग्रिंस्पन।
नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ? तो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है भारत का आरबीआई बैंक। अभी उसके बारे में वहाँ पे एनालिसिस में हम लोग देखेंगे एनजीएफएस होता क्या है। पूर्व में घोषित 2015 से 20 की विदेश व्यापार नीति जो 31 मार्च 2021 तक वैध थी, उसकी समय सीमा को 6 महीने से बढ़ा करके कर दिया गया है। तो विदेश व्यापार नीति को अब बढ़ा करके कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 तक। ठीक है, 2015 से 20 के लिए पहले यह घोषित की गई थी विदेश व्यापार नीति को, लेकिन बाद में इसकी समय सीमा को बार बार बढ़ाया गया। ठीक है, और फिलहाल इसको बढ़ा करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए मई 2021 में किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वह अपनी प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करते हुए आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही थी। नेक्स्ट और अगला नेक्स्ट और वो गिर गया था, असल में ओटीजी गिर गई थी इधर से उधर। नेक्स्ट और अगला है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या ट्राइफेड। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानते रहिएगा या गूगल कर लीजिए। ठीक है, तो ट्राइफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक, ठीक है, किसके लिए? सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ट्राइफेड ने लिंक फंड के साथ समझौता किया है आदिवासी परिवारों के सतत आजीविका नामक परियोजना के लिए। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने 5 मई 2021 को देश में हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की? तो आरबीआई के द्वारा 5 मई 2021 को देश में हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ के टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की गई है। अगला है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है सोने में निवेश के लिए डीजी गोल्ड को लॉन्च किया है मई 2021 में। अगला है कि वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो एयर ने हाल ही में नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को किस नाम से रीब्रांड किया? तो गो एयर ने अपने आप को खुद को गो फर्स्ट के नाम से रीब्रांड किया है और इसका जो आदर्श वाक्य बना है वह है यू कम फर्स्ट। अगला है कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने यानी कि MCCIA ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के सहयोग से मई 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के साथ मिलकर के भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की है पुणे में। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला भी जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा की? तो आरबीआई के द्वारा जो है जुलाई 2020 से जुलाई 2021 के बीच की लेखा अवधि के बचे हुए अधिशेष को हस्तांतरित किए जाने की घोषणा की गई है। यह जो अधिशेष है इसकी राशि है 99,122 करोड़ रुपए। अगला है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित बैड बैंक का पहला सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो बैड बैंक का पहला सीईओ जो है वह पद्म कुमार माधवन नायर बनेंगे। ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय बजट 2021-22 में बैड बैंक की घोषणा की गई थी। बैड बैंक होता क्या है? बैड बैंक जैसे कि आप कोई लोन लेते हैं, बदले में कोई सामान अपना गिरवी रखते हैं, बाद में आप वह लोन अपना चुका नहीं पाते, बैंक उसे फिर से रिस्ट्रक्चर करता है, लोन की सीमा अवधि को बढ़ाता है, आप फिर भी उस लोन को चुका नहीं पाते हैं और अंततोगत्वा आपका एसेट जो है वह बैंक ले लेता है और बैंक जो है वो उस एसेट को बेच जब नहीं पाता है
तो बैंक से उस एसेट को कुछ समझौते के साथ बैड बैंक ले लेते हैं। उनका काम ही यही रहता है कि जो खराब या न बिकने वाले जो एसेट्स हैं उनको ले लेना और बदले में बैंक को कुछ राशि प्रदान कर देना। बैंक को कुछ राशि मिल गई। अब यह बैड बैंक का काम होगा कि वह इस एसेट को किस प्रकार से मार्केट में बेचे या मैनेज करे, और मैनेज करके या तो प्रॉफिट कमाए या तो लॉस में जाए, वो बैड बैंक की जिम्मेदारी है। मतलब सिंपल सा ऐसा है कि जैसे कि आपने किसी को उधार दिया, ठीक है, मान लीजिए ए ने बी को कुछ उधार दिया, ठीक। अब बी को जो यह सीमा निर्धारित की गई थी उधार देने की, वापस करने की, बी जो है निर्धारित सीमा पर अपना उधार वापस नहीं कर पाया। ए बी के पास बार बार जाता है, बार बार जाता है, बार बार जाता है, अंततोगत्वा बी उसको कुछ चीज़ें दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि बी ने कहा कि भैया ऐसा है कि देखो पैसा वैसा तो है नहीं, आप करो ऐसा कि मेरे मोबाइल का ईयरफोन ले लो आप। अब ए ईयरफोन लेकर के मार्केट में जाता है। मार्केट में चूंकि ईयरफोन जो है वह काफ़ी पुराना हो चुका है तो बिक नहीं पा रहा है। ए क्या करता है, एक जाता है सी के पास। सी का काम ही यही है कि वह ये सारी चीज़ें खरीदता है और मार्केट में बेच देता है, ठीक है। तो सी ए जाता है सी के पास। मान लीजिए कि ए ने बी को उधार दिए थे, कितने रुपए बताइए, कुछ मान लेते हैं। ए ने बी को उधार दिए थे 50 रुपये, ठीक है, और बी ने ए को दिए हैं कितने, अब बी ने ए को दे ही नहीं पाया है। बी ने ए को 50 रुपये के बदले में ईयरफोन दे दिया है, ठीक है। तो अब ए इसको कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा, बिजनेस किया है और साथ ही साथ अपने 50 रुपये भी वसूल करने होंगे। तो ए इस उद्देश्य के साथ मार्केट में जाता है ईयरफोन बेचने के लिए, बेच पाता नहीं है। अब ए क्या करेगा, ए जाता है सी के पास, कहता है भैया ऐसा करो, ये ईयरफोन मेरे पास रखा हुआ है, आप ले लो हमसे, हमको कुछ पैसा दे दो, ठीक है। भागते भूत की लंगोटी अच्छी, वो वाला हाल। सी कहता है कि ठीक है भैया, हम 50 रुपये तो नहीं दे पाएंगे, ऐसा करो कि तुम हमसे जो है 20 रुपये ले लो। ए कहता है ठीक है, लाओ तुम 20 रुपया दो और ये लो, अब ईयरफोन हो गया तुम्हारा। सी जाता है इधर उधर कुछ अपना जुगाड़ पानी करता है, जुगाड़ व्यवस्था करता है, ठीक है, और ईयरफोन को मार्केट में 30 रुपये का बेच देता है। सी को प्रॉफिट हो गया, ए को कुछ ना कुछ पैसा मिल गया जो उसका डूब रहा था। ए को 30 रुपये का घाटा हो गया, लेकिन कुछ तो मिला, बी से तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था और ईयरफोन का ए को तनिक सा भी काम नहीं था। सी इस ईयरफोन को मार्केट में 15 रुपये का भी बेच सकता है, ऐसे में सी को घाटा होगा, लेकिन ए से उसका कोई लेना देना नहीं, ए को तो 20 रुपये मिल गए हैं, ठीक है। यही है बैड बैंक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, समझते रहिएगा। बाकी चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थोड़ा सा एनालिसिस पता नहीं क्यों करने लगे हम लोग। वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जिसे 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल बिछाने की घोषणा की, तो भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल बिछाने की योजना की घोषणा रिलायंस जियो के द्वारा की गई है, वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर के। नेक्स्ट है कि मई 2021 में बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ 200 मिलियन डॉलर के करेंसी स्वैप समझौते को मंजूरी प्रदान की। तो बांग्लादेश ने श्रीलंका के साथ 200 मिलियन डॉलर के करेंसी स्वैप समझौते को मंजूरी प्रदान की है। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा बैंक कारपोरेट बांड सौदों में शीर्ष व्यवस्थापककर्ता के रूप में उभरा है। तो HDFC बैंक जो है यह उभरा है कारपोरेट बांड सौदों के शीर्ष व्यवस्थापककर्ता के रूप में। नेक्स्ट है कि राहुल बजाज की जगह किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष 1 मई 2021 को चुना गया। तो नीरज बजाज बने हैं, ध्यान में मत रखिएगा बिल्कुल भी। अगला है कि मई 2021 में किसे RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर नामित किया गया। तो मई 2021 में RBI के चौथे डिप्टी कमिश्नर के रूप में नामित किए गए हैं T रविशंकर। नेक्स्ट है कि वह निजी क्षेत्र की बैंक जिसे एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडिया बेस्ट बैंक फॉर MSME चुना गया। तो
एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडिया बेस्ट बैंक फॉर एमएसएमई चुना गया है एचडीएफसी बैंक को। अगला है कि मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ जो है वह मनरेगा के मामले में रोजगार देने वाला देश का सबसे क्या कहते हैं बेहतर राज्य बना है, या पहला राज्य बना है, सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है मनरेगा में इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 में आरबीआई द्वारा महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि अप्रैल 2021 में आरबीआई ने महाराष्ट्र के भाग्योदय शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है यह रद्द कर दिया है। अगला है कि वह भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया, तो फ्लिपकार्ट के द्वारा जो है अधिग्रहण कर लिया गया है यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप का। वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा ब्रिट कोइन को जारी करने की घोषणा की, तो ब्रिटेन के द्वारा एक डिजिटल मुद्रा जारी की जा रही है जिसका नाम है ब्रिट कोइन, ध्यान में रखिएगा इसको। आरबीआई ने अप्रैल 2021 में देश में संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों या फिर एसेट रीस्ट्रक्चर कंपनीज के बारे में अध्ययन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो आरबीआई के द्वारा एसेट रीस्ट्रक्चर कंपनी या फिर संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अगला है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे करदाताओं को राहत देने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर कर दिया है। तो अब विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो है विवाद से विश्वास स्कीम की यह जो योजना है यह इसकी समय सीमा अब बढ़ करके हो गई है 30 जून 2021 तक की। पहली बार इस योजना की जो समय सीमा थी वह थी 31 मार्च 2020 जिसको बढ़ा करके 30 जून 2020 किया गया। दूसरी बार 31 दिसंबर 2020 और फिर 31 मार्च 2021 तक की गई और फिलहाल यह समय सीमा फिर से बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दी गई है विवाद से विश्वास स्कीम की। नेक्स्ट है कि वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स, ये बस ध्यान रखिए, गोल्डमैन सैक्स ने अप्रैल 2021 में घोषित अपने पूर्वानुमान में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर को पूर्व में घोषित 10.9% से घटा करके कर दिया। तो गोल्डमैन सैक्स ने जो है भारत की विकास दर को 2021-22 के लिए 10.5% कर दिया है पहले से कम करते हुए। पहले कितना था? 10.9%। अगला है कि मई 2021 में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू की है? तो जन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया है मई 2021 से। दरअसल इसके तहत बैंक के जो भी ग्राहक हैं वह अपना अकाउंट नंबर जो है या अपने खाता संख्या को अपने पसंद के नंबरों के हिसाब से चुन सकते हैं या उनको ऐसा चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगला है कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या फिर CAIT ने 11 मार्च 2021 को कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो भारत ई मार्केट लॉन्च किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा 11 मार्च 2021 को। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए सीमित किया? तो आरबीआई के द्वारा जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, इनके CEO के कार्यकाल और प्रबंध निदेशक के कार्यकाल को 15 वर्षों तक के लिए सीमित किया गया है। हाल ही में ICICI बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए किस नाम से एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सेवा की शुरुआत की? तो ICICI के द्वारा जो है थोक व्यापारियों या खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टैक नाम की एक बैंकिंग सेवा शुरू की गई है। थोक अलग होता है ना, खुदरा यानी वो जो फुटकर जो जनरल और जो किराने की दुकान बेचते हैं, किराना उराना जो दुकान हमारे आसपास रहती वो होता है। ठीक है,
अप्रैल 2021 में जीएसटी से अब तक की सर्वाधिक राजस्व वसूली कितनी हुई? तो अप्रैल 2021 में जीएसटी की अब तक की सर्वाधिक वसूली हुई है 1.41 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड या कॉन्टैक्ट लेस रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो यूनियन बैंक के द्वारा जो है कॉन्टैक्ट लेस रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है? ध्यान में रखिएगा, सरकार के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निजीकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन है? तो केरल वित्तीय निगम के द्वारा पहला अपना डिजिटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। डिजिटल नहीं, अपना पहला डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है और यह ऐसा करने वाला वह पहला सरकारी स्वामित्व वाला जो है वित्तीय संस्थान है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूनियन बैंक को जो है यह सम्मान प्राप्त दिया गया है। इम्पॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। 1 फरवरी 2021 को कब जारी की? 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र के विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई है? सबसे पहले 15वें वित्त आयोग को कब जारी किया गया था? 1 फरवरी 2021 को। कब से कब तक यह 15वां वित्त आयोग काम करेगा? तो 2021 से 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग का कार्य होगा। ठीक है, और इसके तहत राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाएगा केंद्र के राजस्व का, या केंद्र को प्राप्त या केंद्र की प्राप्तियों का कितना हिस्सा दिया जाएगा? थोड़ा सा ना काम पड़ गया है अचानक से, खैर कोई नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो राज्यों को केंद्र के विभाजन योग्य कर प्राप्तियाँ का जो प्रतिशत दिया जाना तय हुआ है वित्त आयोग के द्वारा, 15वें वित्त आयोग के द्वारा, वह है 41% का। बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम दिमाग में बैठाए रखिएगा। अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है? तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वी आकार के सुधार की बात की गई है। दरअसल वी आकार में क्या है? पहले यहाँ से शुरू थी अर्थव्यवस्था, अचानक से अर्थव्यवस्था नीचे गिरी, लेकिन बाद में अर्थव्यवस्था अचानक से बूट हो जाएगी और फिर से उसी अवस्था में पहुँच जाएगी। यही है वी आकार की सुधार। नेक्स्ट है कि समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्यवर्धन या जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर कितना रहा? तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर 17.8% रहा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय जीवीए और कृषि जीवीए में कितना हिस्सा रहा? तो मत्स्य पालन का 2020-19 में कुल राष्ट्रीय जीवीए में योगदान था 1.24% या 1.24%, और कृषि जीवीए में मत्स्य पालन का योगदान रहा 7.28%। अगला है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों का वर्ष 2023 तक जो है 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है बजट 2021-22 में। नेक्स्ट है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई। तो जम्मू कश्मीर के लिए बजट 2021-22 में नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है। अगला है कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस बार के बजट में जो है विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहा, जबकि
2021-22 में इसका जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी के 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा था वह था जीडीपी का 9.5%। महत्वपूर्ण है, यह सारे तथ्य दिमाग में बनाए रखिएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब की? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है आरबीआई डिजिटल भुगतान इंडेक्स की शुरुआत 1 जनवरी 2021 से की गई है। अगला है कि हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स या मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो भारत सहित कुल 10 देशों को अमेरिका के द्वारा करेंसी मैनिपुलेटर्स की निगरानी सूची में डाला गया है। दरअसल यह है क्या? तो ऐसा अमेरिका का मानना है कि ये सभी जो 10 देश हैं यह अपने रुपए में कुछ हेर फेर करते हुए अपने रुपए की कीमत को थोड़ा कम रखते हैं, जिससे उनके यहाँ से उनके जो डॉलर की जो राशि है वह अधिक हो जाती है बजाय कि इन देशों की करेंसी से। इस कारण जो वहाँ के लोग हैं वह यहाँ पर इन्वेस्ट करना अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, अधिक प्रॉफिटेबल महसूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ा करके कर दिया गया है। तो बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा को बजट 2021-22 में बढ़ा करके कर दिया गया है 74%। पहले यह सीमा 49% की थी। अगला है कि उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? तो लद्दाख के लेह या लेह लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है बजट 2021-22 में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने बजट का आवंटन किया गया? तो रेलवे के लिए कुल 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट 2021-22 में। अगला है कि भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है सोनालिका ने। अगला है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है? तो देश में कुल 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण की घोषणा की गई है, प्रस्ताव किया गया है बजट 2021-22 में। और अंतिम है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो इंडियन ऑयल के द्वारा 100 ऑक्टेन पेट्रोल को लॉन्च करने की घोषणा की गई है देश के 10 शहरों में। ठीक है, दिसंबर 2020 में। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।